हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर सम इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में। इन्फ्लेशन से जुड़े कुछ और कंसेप्ट्स हम जानेंगे। मतलब मयूर बुक खत्म हो गई, इसके कंसेप्ट खत्म नहीं हुए कि एक ही जगह सब कुछ डाल दे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और कंसेप्ट्स की। डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई बढ़ना। महंगाई बढ़ना, बढ़ना, ऊपर जाना। अपोजिट वर्ड है डिफ्लेशन। इसमें क्या होगा? तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। या इकोनॉमी तो फिर इस लेवल पे रहनी चाहिए, शाइनी, नहीं डिफ्लेशन पे। क्यों? हाँ, ठीक है। तो इट इज अ डिक्रीज इन, ईशा क्या होता है? जैसे इन्फ्लेशन को हम लोग कहते हैं ना, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। या डिफ्लेशन के अंदर भी जनरल जो प्राइस लेवल होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, पूरी इकोनॉमी के अंदर जनरल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या? रोजमर्रा के जीवन में यूज होने वाली चीजें या सर्विसेज, उनके प्राइजेस में इन्फ्लेशन अगर हम पढ़े तो इंक्रीज होता है। यहां पर प्राइजेस के अंदर डिक्रीज होगा। गुड्स प्लस सर्विसेज। अब क्या होता है? हमने जनरली इन्फ्लेशन के कंसेप्ट में एक चीज देखी थी। डिमांड जो है वो बढ़ जाती है कुल मिलाकर इतनी, और सप्लाई जो है वो इतनी सी रह गई। मिसमैच है। डिमांड का बबल ज्यादा बड़ा है सप्लाई के बबल से। चलो इसको यहां पर मान लेते हैं कि डिफ्लेशन के अंदर सप्लाई का बबल इतना है और डिमांड का बबल इतना है। अगर हायर सप्लाई हो भी ना, जैसा कि यहां पर दिख रहा है आपको, इफ देर इज हायर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट नॉट इनफ मनी सप्लाई टू कॉम्बैट द सिचुएशन, इतना पैसा ही नहीं है इकोनॉमी के अंदर। इन्फ्लेशन के अंदर क्या था? ज्यादातर क्या घूम रहा था? आरबीआई को और गवर्नमेंट को लिक्विडिटी सक करनी थी। किस चीज की? क्या घूम रहा था इकोनॉमी के अंदर? मनी सप्लाई। मनी घूम रहा था, मनी सप्लाई बहुत था। यहां पर क्या है? मनी सप्लाई है नहीं, तो डिफ्लेशन आ जाएगा। अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के प्रयास लिए जाएं तो यहां पर करना क्या है? इन्फ्लेशन के अंदर पैसा हम खींचते हैं, लीक करते हैं। यहां पर हमें इंजेक्ट क्या करना है? मनी। तो याद रखना, यहां पर जो कंसेप्ट यूज होता है डेट इज इंजेक्शन। अब मयूर याद आया, नेशनल इनकम के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है। डिफ्लेशन इज मेनली कॉज बाय शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। जैसे, और ऑब्वियसली बात है, इन्फ्लेशन भी तो ऐसी आती है। फर्क क्या हुआ है यहाँ पर? अगर आपको बबल बनाकर आना हो, मतलब बबल बनाकर नहीं आना, मतलब समझाना हो अगर किसी को, तो आप क्या बोलोगे? इन्फ्लेशन के अंदर कौन सा बबल ज्यादा बड़ा होता है, सप्लाई का या डिमांड का? डिमांड का। और डिफ्लेशन के अंदर कौन सा बबल ज्यादा बड़ा होता है? सप्लाई का। इसको करोड़ों अरबों बार रिवाइज करना ताकि आपके ये हाथ पर बिल्कुल बैठ जाए, सटीक हो जाए। ऐसे इमेजिनरी ऑडियंस से पढ़ा करो अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके, जैसे आप यूपीएससी के लिए किसी को पढ़ाओ। मतलब जब मेरे लेक्चर सुनने के बाद जब रात को खुद किताब लेकर बैठते हो ना बिस्तर पर, तब ऐसे बैठा करो जैसे आप खुद किसी को समझा रहे हो, आप खुद किसी को पढ़ा रहे हो। तो आपकी लर्निंग इतनी बेटर होगी इमेजिन कर करके कि आप ऐसा मान लो कि आप डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ बन गए, वो बन गए। अब आप मदद कर रहे हो लोगों की, या हेल्प कर रहे हो, या आप कोई मतलब कोर्स चला रहे हो। ऐसे इमेजिन कर करके पढ़ाया करो। तो आपके दिमाग में क्या होगा कि आप ना बहुत अच्छे से रिटेन कर सकोगे उसको। नॉर्मल किताब लेकर मत बैठ जाया करो जिंदा मरे हुए इंसान बनकर। उससे क्या होगा? डिफ्लेशन जो है, इट इज यूजली एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट बेरोजगारी। हाउएवर डिफ्लेशन जो है, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी। डिफ्लेशन लेकिन मनी की वैल्यू इंक्रीज कर देता है। ठीक है। व्हेन इन्फ्लेशन बिकम्स नेगेटिव इट लीड्स टू डिफ्लेशन। ऑब्वियस ही बात है। इन्फ्लेशन नेगेटिव कब हो गई? मतलब सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, तो डिफ्लेशन आ गया। और डिफ्लेशन बाय डिफॉल्ट एसोसिएटेड है विद कंसेप्ट लाइक रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन नेगेटिव। इंडिया में रिसेशन आया कभी? नहीं, हमारी इकोनॉमी बच गई थी उस चीज से।
हमारी इकोनॉमी बच गई थी, इंडिया में नहीं आया। हमारी इकोनॉमी बच गई थी, हमारा मार्केट बच गया था, हमारा सब कुछ बच गया था उस चीज़ में। हम क्योंकि स्टेप्स लेना बहुत अच्छे से जानते हैं, और फेडरल बैंक ने, याद है मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, फेडरल बैंक ने हमारी तारीफ, फेडरल बैंक कहाँ का सेंट्रल बैंक है? यूएसए का, ठीक है। उसने हमारी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी थी कि हमारे पास अगर आरबीआई जैसा बैंक होता तो हम भी बच जाते इस चीज़ से। हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट भी फेल होता है ना, अगर फ्लॉप होता है तो वो भी एक पर्टिकुलर ना, अगर जैसे ये कैंडल होती है, अगर ऐसे ये और ये, और मान लो कि मार्केट यहाँ जा रहा है, इधर इतनी ऊंचाई पर जा रहा है, वो नीचे आके गिरता है ना अगर, तो ये जोन उसको संभाल लेते हैं, यहाँ से चल पड़ता है। कोविड की रिकवरी मैंने दिखाए थे जब आपको, आई थिंक अलग अलग शेप्स के मैंने वो करवाए थे, एल शेप कर्व, के शेप कर्व, सारी दिखाई थी चीज़ें मैंने। कोविड की लोगों ने सोचा था कि कोविड में मार्केट गिरते ही रहेगा, गिरते ही रहेगा, गिरते ही रहेगा, लगे हुए लोग सेलिंग करने 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 करने, और एक जोन पर आके डिमांड, हमारा मार्केट उठ गया। अब कहने को कह लो कि कोविड के टाइम पे कोई नहीं जानता कि कब तक चलेगा। हर चीज़ को कंट्रोल करना हम लोग जानते हैं। इकोनॉमिस्ट हमारे देश में बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। टू चेक डिफ्लेशन, फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू इंक्रीज मनी सप्लाई। एक, क्योंकि डिफ्लेशन जो है उसका एक चीज़ यही है ना कि हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन के अंदर हमें डिक्रीज करनी होती थी मनी सप्लाई, यहाँ पर हमें इंक्रीज करनी है। यानी कि हमें मनी का क्या करना है, लीकेज के इंजेक्शन, इंजेक्ट करना है मनी हमें ना, इंजेक्शन कर यूज करना है। कैसे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बिल्कुल अपोजिट स्टेप्स लिख दो आपने जो सीखे हैं। उधर हम लोग क्या लिखते थे इन्फ्लेशन के अंदर, डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यहां पर इंक्रीज कर देनी है। हम लोग क्या बोल रहे थे, इंक्रीज बैंक रेट एंड रेपो रेट, यहां पर लोअर कर दिए जाएंगे। उधर हम क्या बोल रहे थे, अवॉइडिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि प्रिंटिंग ऑफ मोर करेंसी नोट्स, यहां पर प्रिंटिंग ऑफ मोर करेंसी नोट्स। उसके बाद हम लोग वहां पर क्या लिख रहे थे कि हमें अगर मनी सक करना है, प्राइवेट स्पेंडिंग को कम करना है, तो लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दो, यहां पर टैक्सेस को कम कर दो डिमांड को बूस्ट करने के लिए। बस प्राइवेट स्पेंडिंग को यहां पर हमें बढ़ाना है। आप ये भी लिख सकते हो उसकी जगह, अगर चाहो तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर पेपर के अंदर कल कोई वर्ड आ जाए, प्राइवेट स्पेंडिंग। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, प्लीज बी मैच्योर इनफ, मैं बोल्ड में लिख रहा हूं उसको, प्लीज बी मैच्योर इनफ। आप जो यहां पर पढ़ के जा रहे हो सकता है सेम लाइनें, सेम अंग्रेजी वहां पर उठाकर आपको पेपर के अंदर ना मिले, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपकी एप्लीकेशन अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी, अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। वरना मेरा कोई मतलब नहीं बनता कि मैं आपको नितिन सिंघानिया के अलावा सीवी सचदेवा वगैरह या कुछ कराऊं या एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं। इस वाली बुक के साथ हम सीवी सचदेवा को लेकर इसलिए चल रहे हैं, और सिर्फ इन्हीं को लेकर इसलिए चल रहे हैं बिकॉज इससे हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग पिलर बेस बन जाएगा हमारा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। बात करते हैं उसके बाद डिस इन्फ्लेशन की। ये डिफ्लेशन नहीं है, डिस इन्फ्लेशन। डिस इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, इट शोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन ओवर टाइम। मतलब इन्फ्लेशन का जो रेट जो चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, वो डिस इन्फ्लेशन होता है। चीजें जैसे हम कहते नहीं है शाइनी, कि पिछले कुछ टाइम में भैया चीजें महंगी हुई हैं, रेट बढ़े हैं, देखने को मिला है, पिछले भले कुछ सालों के अंदर मिला है, एक जनरेशन के अंदर मिला है, लेकिन चीज़ों के दाम बदले हैं, अच्छे खासे बदले हैं। वो याद है सैटरडे मार्केट वाला, वो छोले भटूरे वाला केस, आज मैं का एग्जाम्पल यूज़ कर रहा था मैंने, 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक हो गई उसकी मम्मी से लेकर उसके टाइम पर, है ना? ठीक है। लेकिन अब डिस इन्फ्लेशन को समझते हैं प्रॉपर तरीके से, होता क्या है इस केस के अंदर, क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा होता है ओवर टाइम। इन्फ्लेशन रेट रेट वो डिक्लाइन हो रहा होता है ओवर टाइम, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन पॉजिटिव रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन रेट 5% है मान लो जनवरी के अंदर, बट इट डिक्रीजेस टू 4% इन मार्च, पॉजिटिव है वो, नेगेटिव नहीं हो गया है।
ठीक है, डिक्लाइन तो हुआ है लेकिन पॉजिटिव है फिर भी ये फिगर माइनस में नहीं पहुंच गया है. इट इज सेड टू बी एक्सपीरियंसिंग डिसइन्फ्लेशन. और ये चीज देखी जाती है जनरली क्वार्टर बाय क्वार्टर देखी जाती है. मतलब हालांकि यहां पर तो लिखा हुआ है कि इन द फर्स्ट क्वार्टर, एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, क्वार्टर बाय क्वार्टर देखी जाती है डिसइन्फ्लेशन के अंदर. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी ग्रोथ. अगर ये गिरता चला गया 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, फिर उसके बाद -10 पकड़ लेगा. अंडर डिसइन्फ्लेशन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स एंड इट टेंड्स टुवर्ड्स 0 बट नेवर बिकम्स नेगेटिव. अब देखो थियोरेटिकली ऐसा बोला जाता है, थियोरेटिकली ऐसा बोला जाता है इट नेवर बिकम्स नेगेटिव. पता है क्यों? बताता हूं थियोरेटिकली क्यों बोल रहा हूं ऐसा. आप कहोगे कि अभी आप बोल रहे थे कि एक्सप्लेनेशन में कि 0 के बाद नेगेटिव हो जाएगा. अगर वो नेगेटिव हो जाएगा ना तो वो फिर डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, फिर वो डिफ्लेशन बन जाएगा. बात ही है सिंपल सी. अब भाई इकोनॉमी के अंदर जो रियल चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या उस टाइम पर मयूर पर्सन इस चीज से कंसिडर होता है कि मैं नेम क्या यूज करूं, पापा ये नहीं ये चल रहा है. हाँ बताओ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन उसको मैनेज करने के लिए अभी हमने पढ़ा ना कि हो सकती थी, अब हमारे पास पूरा प्रॉपर कंट्रोल मेजर है, लक्ष्मण रेखा है हमारे पास. ये चीज है. मुझे बस आप लोग ये बता देना, अगर आपने ये बात उठाई है ना, मुझे बस आप लोग आज ये स्टडी करके बताना कहीं से, कोविड-19 के टाइम पर ये जो प्लस और -4% है ये ब्रीच हुआ क्या. ये चीज बता देना एक बार जरा मुझे. ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज इस क्लास के बाद इमीडिएटली अच्छे से. ठीक है शाइनी, सुगंधा, सब लोग, मयूर, अपना इंडिविजुअल काम. ये नहीं कि कोई एक जन ग्रुप पे भेज दे तो हाँ ठीक है चलो उसने बता तो दिया. आप अपनी स्टडी करके बताओ, अपना दिमाग लगा के बताना, सर्च करके, यूज गूगल, यूज एनीथिंग, कि क्या ये ब्रीच हुआ है. अभी मोबाइल लेकर मत बैठ जाना हाँ सर ब्रीच हुआ है. हाँ नहीं, कैसे हुआ, क्या हुआ. हाँ कोविड के टाइम में, मतलब 2020 से लेकर 21 तक, 21 में दूसरी वेव तक, मतलब क्या ये ब्रीच हुआ है. ये इन्फ्लेशन का जो हमने स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो कर रखी थी 6 से लेकर 2 तक, मतलब वही 4 +2 -2. अंडर डिसइन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिरती रहती है, 0 बन सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं बन सकती. बस ये चीज़ है. मतलब डालने में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ इसलिए बनेगा. ठीक है, और वो यूपीएससी फिर इसलिए ही क्वेश्चन बनाएगा अगर बनाना होगा तो, क्योंकि उसको पता है इन्फ्लेशन को तो कुछ अच्छे तो कोई जानता है नहीं, डिफ्लेशन को तो कोई जानता है नहीं, डिसइन्फ्लेशन को तो लौंडे क्या ही जवाब देंगे. फिर बात करते हैं स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन इमर्जेस व्हेन बोथ स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन क्या होता है, जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमी बिल्कुल ऐसे है ना, वो ऐसे है ना वो ऐसे है. इकोनॉमी बिल्कुल इस लेवल पर मेंटेन है. ये बिल्कुल सीधे जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ. जब स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन एक साथ आ जाए, ये क्या बात हुई भाई, ये कैसे. तो क्या होता है, इट इज एन इकोनॉमिक पीरियड ऑफ नो ग्रोथ. हाँ बात यहां पर होती पता है क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ नहीं रही है लेकिन देश में चीजों मतलब ऐसे हैं कि दाम उनके के आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं. तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है उस टाइम पर, ग्रोथ है नहीं कुछ इकोनॉमी की, और प्राइसेस और सर्विसेज के जो रेट हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्राइसेस हैं, सॉरी, जो उनके रेट है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, आसमान की ऊंचाई को छूने के लिए बिल्कुल तैयार है. इसका एक इंपैक्ट बस देखने को मिलता है सबसे खतरनाक, जिसमें सारी बातें समा जाती हैं. जीडीपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, और जब वो गिरना स्टार्ट करती है ना तो वो नल नल के पानी की तरह बह जाती है. जर्नली जब बेरोजगारी स्ट्राइक करती है, देयर इज अ फॉल इन स्पेंडिंग एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स. जनरली तो ऐसे ही होता है. व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्राइक्स देयर इज फॉल इन स्पेंडिंग. बेरोजगार हैं लोग, शायनी घर पे बैठे हैं, तो क्यों पैसा खर्ची करेंगे ना. और फिर जब दुकानों में, मार्केट में कुछ बिक नहीं रहा होता तो प्राइसेस भी फिर कम हो जाते हैं जब डिमांड कम हो गई है तो, राइट.
बट स्टैगफ्लेशन के केस में क्या होता है, जो प्राइस है गुड्स के वो बढ़ते रहते हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और प्राइस जो गुड्स के प्राइसेस है वो भी बढ़ रहे हैं, भले ही स्पेंडिंग डिक्लाइन है। आइडियल कंडीशन मयूर यही होनी चाहिए ना कि एक बार पता जब लोग खर्च ही नहीं कर रहे तो दुकानदार पैसा कम करेंगे ना इकोनॉमी के अंदर। सप्लाई जो है अगर फिर वो ऑब्वियस सी बात है डिमांड इतनी नहीं उठ रही है, जब लोग खर्च ही नहीं कर रहे तो डिमांड नहीं उठ रही है, तो प्राइजेस आएंगे कि नहीं आएंगे फेवरेबल रेट पर। यहां पर नहीं होता लेकिन ऐसा। स्टैगफ्लेशन एक रेयर फिनोमेना होता है एंड इट इज बैड फॉर द इकोनॉमी। ये रेयर है क्योंकि आपको पता ही लगा होगा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है शायनी नहीं, ऐसा क्या ही होगा। क्योंकि यहां पर पता है क्या है रेयर फिनोमेना, क्या सुगंधा समझने की कोशिश करो ईशा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा यहां पर, ठंडे दिमाग से सोचो आप सब लोग। यार मयूर एक बार बताना, दुकानदार पागल है क्या, उनको क्या लेने देना प्राइसेस क्यों बढ़ाएंगे भाई वो जब कोई खरीदने को तैयार नहीं हो रहा तो। मैं फाउंडेशन कोर्स की कीमत कर दूं 3 अरब रुपए पर सेकंड, कौन खरीदेगा भाई। फिर मैं कह रहा हूं चलो कोई नहीं खरीद रहा, 4 अरब रुपए पर सेकंड, ये कौन करता भाई। रेट कम करूँ, रेट कम करेगा कोई भी कि बढ़ाएगा जब उसका सामान नहीं बिक रहा तो, ये चीज़ होती है। तो फॉर एग्जांपल यूएसए वेंट थ्रू स्टैगफ्लेशन इन 1970s ड्यू टू एक्स्ट्रॉर्डनरी राइज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। फिर एक ये टर्म देखो, दिस टर्म एंड दिस टर्म, दीज आर पेंडिंग टर्म्स इन यूपीएससी, मतलब काफी टाइम से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। स्टेट पीएससी तो डायरेक्टली पूछ लेगा, पूरी सिचुएशन दे देगा, फिर बता देगा ये क्या है, ये किस तरह की इन्फ्लेशन है। ईजी है लेकिन मतलब कुल मिलाकर देखो 100 बात की एक बात यही है, इस पे कमांड अगर बना ली तो आपको इसके बियॉन्ड कुछ भी देखने की कहीं भी जरूरत नहीं है। इससे फंसा तो वेल एंड गुड, नहीं फंसा खुश हो जाओ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। मेरे को जब इतना पढ़ के नहीं आ रहा, इनके बाप दादा को नहीं पता होगा इतना तो। हर चीज के पीछे मत भागा करो, ज्ञानी बनने का एग्जाम नहीं है ये। जब कोई नहीं आता तो समझ जाया करो कि साइकोलॉजी से खेल रहा है एग्जामिनर। मुझे पूरा विश्वास है, मैं अगर आंखें बंद करूँ मुझे पूरे इन्फ्लेशन के चैप्टर पूरा रिकॉल कर सकता हूँ, मैं लक्ष्मीकांत या कर सकती हूँ ये इससे नितिन सिकानिया से। सारी बुक्स मुझे आंखों के सामने, पेज नंबर क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था सब याद है मुझे। इतना ट्रस्ट अगर जिस दिन है ना अपने ऊपर तो खुशी खुशी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको छोड़ दो। क्योंकि फिर आप ये समझ जाओ इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे नहीं, आज के दिन पर जिस टाइम पर मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हिंदुस्तान में किसी का बाप आंसर नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, क्योंकि पता ही नहीं है, सोर्स नहीं है ना उनके पास। अगर उनका ठीक भी हो रहा है तो बोल तो कोई बात नहीं, लक फैक्टर, क्या आंखें बंद करके किसी ने निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल ले ली और वो प्रॉफिट हो गया वगैरह, मैं तो ट्रेडर बन गया। रिफ्लेशन इज अ फिनोमेना व्हेन इन्फ्लेशन रिटर्न्स आफ्टर अ स्पेल ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है, रिफ्लेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जब इन्फ्लेशन वापस आ जाए कुछ टाइम की डिफ्लेशन के बाद। ठीक है, देयर बाय इंडिकेटिंग दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज बैक इन द इकोनॉमी। ये क्या है, इसका मतलब आप कहोगे ये क्या है, डिफ्लेशन की साइकिल चल रही थी, इन्फ्लेशन की साइकिल आ गई, यहां से यहां आना इस रिफ्लेशन, फिर डिफ्लेशन आया, फिर इन्फ्लेशन आ गया, अगर फिर आ गया इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बाद, अगेन इट इज रिफ्लेशन। यहां पर बात क्या है, पहले डिफ्लेशन होना चाहिए और डिफ्लेशन की साइकिल को तोड़कर इन्फ्लेशन आ जाए, ये रिफ्लेशन है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब ऐसे कुछ समझाने वाली बात तो नहीं है। और डिफ्लेशन यही है ये वाला, आप सोच रहे हो अभी डिफ्लेशन क्या है, ये पहला वाला। दोबारा डिमांड आ गई, सारी चीजें यही। और ये करा कैसे जाता है, मान लो डिफ्लेशन चल रहा था, ये सारे स्टेप्स लिए गए, पहले इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक, थोड़े से प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हुए, आप उसको नाम दोगे रिफ्लेशन का। जिस पॉइंट पे वो टच करता है ना, जैसे मतलब मान लो ग्रोथ ये गिर रही थी, देखना ध्यान से, ग्रोथ ये गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी, प्राइसेस गिर रहे थे, मतलब ग्रोथ के गिर रही थी, प्राइसेस गिर रहे थे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ स्टेप्स लिए गए, फिजिकल मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स,
यहां से वी शेप रिकवरी आई, जब भी इतने पॉइंट तक आ गई ना वी शेप रिकवरी, ये वाले पॉइंट तक, इसी पॉइंट से डिक्लाइन होना शुरू हुआ था और वापस वी शेप रिकवरी करके मार्केट इसी पॉइंट पर आ गया। ये पॉइंट होता है रिफ्लेशन का। यहां से तो प्राइसेस डिक्लाइन ही होते चल रहे थे, गिरते जा रहे थे। इस पॉइंट जेड पर आने के बाद, ये वाले पॉइंट को अगर मैं जेड बोल दूं, यहां पे प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हुए, बढ़ते बढ़ते उसी पॉइंट तक जो आ गए वो रिफ्लेशन है। इकोनॉमिक ग्रोथ वापस आ गई, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव थी, पॉजिटिव होकर वापस उसी पॉइंट पे आ गई। हाँ, इसके बाद अगर प्राइसेस अगर बूम कर गए, इसके बाद प्राइसेस बूम कर गए अगर ये फिर खतरनाक वाली इन्फ्लेशन है भाई। मयूर देख रहे हो, पूरा का पूरा ट्रेडिंग व्यू चल रहा है अपना ये। फिर एक लास्ट आता है स्क्यूफ्लेशन। इट अकर्स व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन सम कमोडिटीज, मतलब कुछ कमोडिटीज के अंदर, माइंड यू, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कुछ कमोडिटीज के अंदर देयर इज इन्फ्लेशन और कुछ कमोडिटीज के अंदर देयर इज डिफ्लेशन। सच एज लोगों के लिए पेट्रोल, घरों का रेंट, हर जगह हर चीज के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, रेंट महंगा हो गया है, सर्विसेज महंगी हो गई है, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी हो गई है, मतलब इसमें कंडीशन कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी, वो डिपेंड करता है इकोनॉमी के अंदर, ये कोई नहीं बता सकता, आप कुछ भी बना लो, ठीक है। लेकिन घर खरीदने की खुद की जो कीमत है, जो जड़ से जो मकान खरीद रहे हो, वो सस्ता हो गया इकोनॉमी के अंदर। 5 लाख के अंदर पर्सन की एक जड़ से जमीन आ रही है, प्रॉपर्टी आ रही है, कितना भी गज आ रहा हो चाहे वो, और रेंट चल रहा है देश में 25,000 रुपये पर महीना या 50,000 रुपये महीना। अब उसके हिसाब से ये प्रॉपर्टी सस्ती है ना मयूर, अगर आज के हिसाब से हम बात करें, और आज के हिसाब से हम बात करें तो ये रेंट बहुत महंगा है। इट इज अपोजिट ऑफ स्टैगफ्लेशन, बट ये ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है ना डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्क्यूफ्लेशन। मैंने बोला ना, देखो वी शेप रिकवरी, जैसे ये आई डिफ्लेशन, नेगेटिव ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ, एक पॉइंट तक आएगी, रुकी, दोबारा इस पॉइंट तक गई, ये हो गई रिफ्लेशन, और इस पॉइंट तक उठी, मैंने बोला गंदी वाली इन्फ्लेशन। उसके बाद नेगेटिव ग्रोथ आना जहां से स्टार्ट हुई, वो जिस पॉइंट तक आई वो है डिसइन्फ्लेशन। अब ये डिसइन्फ्लेशन क्या है? इट शोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन ओवर टाइम। यहां पर इन्फ्लेशन रेट जो है इट इज डिक्लाइनिंग बट इट रिमेन्स पॉजिटिव। ये डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, देखो नेगेटिव नहीं हुई है यहां तक। और ये जब ये यहां पर गई है इसके नीचे, इस बार को अगर नीचे कर दिया, ये बन गया फिर से डिफ्लेशन। यहां पर प्राइसेस हद से ज्यादा गिर जाते हैं। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, इसको प्रिपेयर करा जाता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी प्राइस ट्रांजैक्शंस इन द 10 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। बेस ईयर जो आरबीआई के द्वारा यूज करा जाता है फॉर इट्स कंपाइलेशन इज 2010-11। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ऑब्वियसली बात है, जब बेस ईयर आरबीआई के द्वारा प्रिपेयर करा जा रहा है तो आरबीआई कोई फ्री में थोड़ी ना था काम कर रहा है। दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई ओनली। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।